आज की जो क्लास है उस पर अपन सिविल प्रोसीजर कोड पे कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसे पढ़ेंगे नहीं ज़्यादा, बट है क्या ये सिविल प्रोसीजर कोड, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पढ़ने वाला काम तो 15 के बाद स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आप देखेंगे इस सब्जेक्ट के नाम से सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। Civil procedure code is applicable on the civil matters, civil suits, civil proceedings initiated before the first instance court or the appellate court, revisional court. What is the civil suit? Explanation first of section 9 of CPC is concerned to the meaning or definition of the civil suit. What definition is specified under the explanation first of the section 9 of CPC? Where right to property or right to office is contested, a suit in which the right to property or right to office is contested is said to be suit of civil nature. And generally we can say that the suit is concerned to the enforcement of the civil right is called the civil suit. ऐसा कोई भी बात जो सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संस्थित किया जाए, सिविल अधिकारों का प्रवर्तन करवाने के लिए क्या वो किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए, वो बात क्या कहलाता है? सिविल बात कहलाता है। ये तो है साधारण है वो परिभाषा। और यदि लॉ की विशेष परिभाषा की बात की जाए तो धारा 9 जो है सीपीसी की, उसके स्पष्टीकरण फर्स्ट में समझाया गया है कि ऐसा कोई भी बात जिसमें संपत्ति संबंधी अधिकार प्रतिवादित हो या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित हो, वेयर राइट टू ऑफिस और राइट टू प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड, प्रतिवादित हो, विवादित हो, जिस बात के अंदर संपत्ति का अधिकार या पद संबंधी अधिकार, वो सूट क्या कहलाता है? वो सिविल वाद कहलाता है या सिविल प्रकृति का वाद कहलाता है। जैसे सूट फॉर परपेचुअल इंजेक्शन और मैंडेटरी इंजेक्शन, शाश्वत व्यादेश के लिए कोई वाद संस्थित किया जाए या अज्ञापक व्यादेश के लिए वाद संस्थित किया जाए, सिविल सूट है ये। मान लो आपका कोई प्लॉट है और उसके पड़ोस में किसी और पड़ोसी का प्लॉट है, वो पड़ोसी कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, आपका जो प्लॉट है उसकी बाउंड्री के अंदर 1 फीट या 2 फीट्स या 5 फीट्स अंदर से वो कंस्ट्रक्शन का कार्य करवा रहा है, उसको आप रुकवाना चाहते हो उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को, क्या करना होगा आपको? आपको सिविल सूट फाइल करना होगा। फॉर व्हाट रिलीफ? द परपेचुअल इंजेक्शन, to restrain that defendant from the perpetually from continue that illegal construction, जो अवैध निर्माण वो कर रहा है उसको रोकने के लिए, उसको अवरुद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा? सक्षम न्यायालय के समक्ष या सिविल न्यायालय के सामने वो शाश्वत व्यादेश का वाद लाना होगा। तो ये जो आप सूट फाइल कर रहे हैं, इंजेक्शन का सूट या व्यादेश का वाद, ये क्या है? ये सिविल वाद है, ये सिविल प्रकृति का वाद। एनोदर एग्जाम्पल, suit for the specific performance of contract. If there is a contract between the two parties A and B, and A refuses from perform that contract and B is aggrieved from that refusal, B may institute the suit for the specific performance of the contract as per the Specific Relief Act 1963. For example, that contract is concerned to the purchasing the immovable property, the agriculture land or the any plot, etc. And A refuses from executing the sale deed in favor of the B. What remedy is available to the B? B can institute a suit for a specific performance of the contract against the A. A और B के बीच में जो है एक संविदा होती है और उसमें A जो है वो B को एक अपना प्लॉट या कोई कृषि भूमि है 5 बीघा 10 बीघा जो है उसको बेचने का करार करता है, और कुछ समय बाद में जो उसमें कुछ टोकन मनी वगैरह भी ले ली, और कुछ समय बाद ए उसका विक्रय विलेख या बेचाननामा निष्पादित करने से मना कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में बी के पास क्या उपचार है? बी उस संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में वाद संस्थित कर सकता है, और वो जो सूट फाइल किया जाएगा बी के द्वारा वो क्या है? वो सिविल सूट है।
the suit for a specific performance of a contract is a one of a civil suit. Though another remedy is also available to the B, institute the suit for compensation for breach of contract. उस संविदा को भंग करने के लिए वो प्रतिकर का बात भी ला सकता है, दैट इज द अनदर रेमेडी, एंड compensation may be claimed with the specific performance of the contract as per the section 21 of the SRA. जो संविदा की विनिर्देश अनुपालना का वाद लाया जाएगा उसी के अंदर प्रतिकर का अनुतोष भी मांग सकता है वो. टू रिलीफ may be simultaneously claimed by the same party, same plaintiff. The one relief is the specific performance of contract, or the another alternative relief is to award the compensation in favor of that plaintiff. So many example of the civil suits. If the one agricultural land is mortgaged by the A in favor of the B, and A is ready to pay the mortgage money of the B and release the that property, redeem the that property from the mortgage. A is a mortgager, filed the suit before the competent court for the redemption of the mortgage. That suit is also the civil suit, suit of the civil nature. ए ने जो है वो अपनी वो स्थावर संपत्ति को बी के पास बंधक रखा है, वो बैंक भी हो सकती है और अदरवाइज भी हो सकती है, रहन किया है उसको, बंधक रखा है उसको, मोर्गेज किया. ये जो कुछ भी उसका बंधक धन है बी का, जो उसने प्रिंसिपल मनी जो दी थी या प्रिंसिपल अमाउंट दिया था मूलधन, और उसका इंटरेस्ट भी उसको देने के लिए तैयार है. वैसे वो डायरेक्ट भी पे कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को छुड़ा सकता है, बट मान लो बी लेने के लिए तैयार नहीं है उस वो मोर्गेज मनी को और उस प्रॉपर्टी का पोजीशन हैंडओवर करने के लिए तैयार नहीं है, तो ए के पास क्या रेमेडी है? ये सूट फाइल कर सकता है सिविल कोर्ट के अंदर उस मोर्गेज्ड प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने के लिए, उस बंधकित संपत्ति को छुड़वाने के लिए. ये जो ए के द्वारा जो सूट फाइल किया गया है बी के अगेंस्ट, ये क्या है? ये सिविल प्रकृति का बात है, ये सूट ऑफ सिविल नेचर है. तो ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल है, इवन द सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, विवाह को विघटित करने का जो वाद है, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सूट ऑफ सिविल नेचर. द सूट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी फर्म को विघटित करने का जो वाद है, इफ द सूट इज फाइल्ड बाय द एनी वन ऑफ द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर सेक्शन 44 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट टू डिसॉल्व द दैट पार्टनरशिप फर्म, दैट सूट इज अ सिविल सूट ऑफ सिविल नेचर. यदि दो या अधिक जो भागीदार है किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर और वो उस फर्म को विघटित करने के लिए वाद है वो संस्थित करते हैं धारा 44 के अंतर्गत वो भागीदारी अधिनियम में, तो वो सूट कैसा है? सिविल प्रकृति का वाद है, सिविल नेचर का सूट है वो. इवन कैंसिलेशन ऑफ द सेल डीड, ए एक्सिक्यूट अ सेल डीड इन फेवर ऑफ द बी, but that cell deed is affected by the fraud, misrepresentation, coercion, undue influence, mistake, etc. A can file the suit for the cancellation of the cell deed. That suit is also a suit of civil nature. मान लो ए ने जो है वो किसी प्लॉट या कृषि भूमि आदि का जो है वो विक्रय विलेख बी के पक्ष में निष्पादित किया, बट बी ने क्या किया? ए के प्रति ऐसा निष्पादन करवाने के समय प्रोपीडियन का प्रयोग किया या असम्यक असर का प्रयोग किया या कपट किया या मिथ्या व्यपदेशन किया या वो भूल थी आदि. ऐसी स्थिति में वो क्या होगा? ए जो है सेलर या जो विक्रेता है उस विक्रय विलेख को या उस बेचाननामे को कैंसिल करने के लिए या रद्द करने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और वो जो कैंसिलेशन का सूट होगा वो भी क्या है? सूट ऑफ सिविल नेचर है, ये भी सिविल प्रकृति का बात है. तो ये कुछ सिविल सूट कैसे कहेंगे या सिविल प्रकृति का वाद कैसे कहेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल अपन ने वो डिस्कस किए. देन द पार्टीज ऑफ द सूट्स, देयर आर टू पार्टीज इन अ सिविल सूट, द फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी. फर्स्ट पार्टी हु इज नोन एज अ प्लेंटिफ और प्लेंटिफ्स who institute the suit
and the second party, that is called the defendant against whom the suit is instituted. वाद के दो पक्षकार होते हैं, एक तो वो जो वाद संस्थित करता है, जो दावा लेके आया, वो वादी कहलाता है, वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। और दूसरा जो पक्षकार है वो क्या है, प्रतिवादी होता है, जिसके विरुद्ध वाद संस्थित किया गया, वो भी सिंगल हो सकता है और मोर देन वन हो सकता है, एक भी हो सकता है प्रतिवादी और एक से अधिक भी हो सकता है। कौन डिटरमाइन करेगा कि साहब इस सूट के अंदर ये प्लेंटिफ होंगे, ये डिफेंडेंट होंगे? प्लेंटिफ। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ टू ascertain that who are the plaintiffs or defendant the suit instituted by the plaintiff. वादी के द्वारा जो वाद संस्थित किया जा रहा है उसमें वादी के रूप में कौन कौन होंगे और प्रतिवादी किनको वादी के साथ संयोजन है वो किया जाना है वादीगण के रूप में, और किनको प्रतिवादी के साथ है वो जोड़ा जाना है या प्रतिवादियों के रूप में है वो उस वाद के अंदर है वो संयोजित किया जाना है, ये वादी तय करता है इनिशियल स्टेज में। बट इफ देर इज अ omission, there is a mistake, the making the parties to impleading as a plaintiff or defendant in that suit, then there is a remedy under the Civil Procedure Code under Order 1 Rule 10 CPC. Plaintiff or defendant or even the third party who are interested to impleaded as a party make the application under the Order 1 Rule 10 CPC to add और टू ओमिट एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दैट सूट। यदि मान लो जो कोई वाद है और उसमें जिन पक्षकारों को वो या जिन व्यक्तियों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए था वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में, और उनमें से कोई रह गया यदि गलती से भूल के कारण या लोप के कारण कोई बोनाफाइड है वो मिस्टेक रह गई और पक्षकार नहीं बनाया गया उनको, तो बाद में भी बनाया जा सकता है उनको। आदेश एक नियम 10 CPC में प्रार्थना पत्र आ सकता है कोर्ट के सामने उनको पक्षकार बनाने के लिए। ऐसा प्रार्थना पत्र वादी भी पेश कर सकता है, प्रतिवादी भी पेश कर सकता है और थर्ड पार्टी भी पेश कर सकती है जो पक्षकार बनना चाहती है। द वन कंसेप्ट कंसर्न टू द पार्टीज टू द सूट, नेसेसरी पार्टी एंड प्रॉपर पार्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेसेसरी पार्टी एंड द प्रॉपर पार्टी? नेसेसरी पार्टी ऑफ द सूट इज the party in the absence of whom no effective decree or order be passed by the court. The necessary party is the party of the suit in the absence of whom no effective decree or order passed by a court, and the presence of the such party is necessary, is essential to continue the suit. And if there is a non-joinder of the necessary party, suit shall be defeated as per the Order 1 Rule 9 CPC. आवश्यक पक्षकार किसे कहेंगे अपन? जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय प्रभावी डिक्री या आदेश पारित नहीं कर सकता और जिसकी उपस्थिति वाद को कंटिन्यू करने के लिए, वाद वो संचालित करने के लिए आवश्यक है, और वो यदि उपस्थित नहीं है तो उस आवश्यक पक्षकार यदि अनुपस्थित है या उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है तो उसका असंयोजन है, उसका प्रभाव क्या होगा? वाद विफल हो सकता है। केवल इस आधार पर सूट खारिज हो सकता है। ओनली ए सोल ग्राउंड ऑफ द डिसमिसल ऑफ द सूट, सूट शैल बी डिफीटेड एज पर द प्रोविजो ऑफ द Order 1 Rule 9 ऑफ CPC। आदेश 1 का नियम 9 का परंतु का आप पढ़ोगे तो वहां दे रखा कि यदि नेसेसरी पार्टी का नॉन जॉइंडर है तो उस केस में सूट शैल बी डिफीटेड। वाद विफल होगा, इसका मतलब क्या है? सूट खारिज होगा, क्योंकि नेसेसरी पार्टी को है वो पार्टी नहीं बनाया गया उस सूट के अंदर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर पार्टी? द पार्टी इन हुज एब्सेंस द इफेक्टिव डिक्री और ऑर्डर मे बी पास बाय द कोर्ट एंड प्रेजेंस ऑफ द सच पार्टी इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट टू कंटिन्यू द सूट। ऐसा पक्षकार जिसकी अनुपस्थिति में भी न्यायालय प्रभावी डिक्री पारित कर सकता है, जिसकी अनुपस्थिति में भी न्यायालय प्रभावी आदेश पारित कर सकता है, और उसकी उपस्थिति वाद को है वो निरंतर रखने के लिए, वाद के संचालन के लिए या वाद की पोषणीयता के लिए जो है आवश्यक नहीं है। उसकी अनुपस्थिति में भी वाद सुना जा सकता है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज?
नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। यस मिस्टर तन्मय, एक्सपार्टे डिग्री, ये बहुत बाद की स्टेज है, आगे नेक्स्ट जब क्लासें होगी उसमें डिस्कस करेंगे। नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी और मिस जॉइंडर ऑफ द पार्टी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज? द एनी पर्सन ज्वाइन एज ए पार्टी in a suit in violation of the provision of the order first, especially the order 1 rule first and order 1 rule third of the CPC is called the misjoinder of parties. ऐसा कोई व्यक्ति जिसको पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए था और उसको यदि पक्षकार बना दिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो आदेश 1 नियम 1 के उल्लंघन में या आदेश 1 नियम 3 के उल्लंघन में किसी व्यक्ति को वाद का पक्षकार बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? वो पक्षकारों का कुसंयोजन कहलाता है। जैसे डिस्प्यूट ए और बी के बीच में, और सी जो अननेसेसरी पर्सन है उसको पार्टी बना दिया, उसके अंदर न उसके फेवर में कॉज ऑफ एक्शन है न उसके अगेंस्ट कॉज ऑफ एक्शन है, ये इस तरीके की सिचुएशन क्या कहलाएगी? ये मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज। जो सी को पार्टी बनाया, जो न नेसेसरी है न प्रॉपर पार्टी है उस सूट में, वो क्या है? ये मिस जॉइंडर ऑफ पार्टी है। गलत व्यक्ति को पक्षकार है वो बनाया जाना, जो न आवश्यक पक्षकार था न उचित पक्षकार था, वो क्या? पक्षकारों का कुसंयोजन कहलाता है। नॉन जॉइंडर, देयर इज ओमिशन ऑफ द जॉइंडर ऑफ द पार्टीज इज कॉल्ड द नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टी। जिसको पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, जिसको पक्षकार बनाया जाना चाहिए था वादी या प्रतिवादी के रूप में, और उसको पक्षकार नहीं बनाया, उसको पक्षकार बनाने का लोप किया गया है, उसको पार्टी के रूप में ऐड नहीं किया गया, उस वो वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में, ये क्या कहलाएगा? ये पक्षकारों का असंयोजन कहलाएगा, नॉन जॉइंडर ऑफ द पार्टीज। देन इन सिविल सूट, the which persons are entitled to appear before the civil courts, to act, to make the application before the civil courts। कोई भी सिविल वाद यदि संस्थित किया जाता है किसी सक्षम सिविल न्यायालय के सामने, तो न्यायालय के सामने कौन उपस्थित हो सकते हैं, आवेदन कौन कर सकते हैं, कार्य कौन कर सकते हैं? ऑर्डर 3 रूल फर्स्ट CPC इज स्पेसिफिक अपॉन दिस पॉइंट। पार्टीज in person, recognized agent thereto, or the pleader, authorized pleader। कोई भी सिविल सूट है उसके अंदर अपीयरेंस कौन दे सकता है, कार्य कौन कर सकता है, एक्ट कौन कर सकता है, और एप्लीकेशन कौन पेश कर सकता है? पक्षकार स्वयं पेश कर सकते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। उनकी तरफ से जो रिकॉग्नाइज एजेंट है, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, वो उपसंजाति दे सकते हैं। या इसकी फैन की स्पीड थोड़ा तेज करना, रेगुलर स्टूडेंट्स में से कोई और पीछे वाले एसी में। हाँ ठीक है। अब यस, कोई भी सिविल सूट फाइल किया गया है तो उसमें कोर्ट के सामने पार्टीज स्वयं में वो अपीयर हो सकती है। पार्टीज यदि नहीं आ रही है, एडवोकेट अपीयर हो सकते हैं उनकी तरफ से। क्रिमिनल मैटर में जिस तरीके से पार्टीज की अपीयरेंस नेसेसरी होती है, ऐसा सिविल में नहीं है। सिविल में जो है एडवोकेट अपीयरेंस दे सकते हैं पार्टीज की तरफ से, और रिकॉग्नाइज एजेंट भी दे सकते हैं। यदि मान लो पार्टीज बॉम्बे है, कलकत्ता है, मद्रास है, और सूट राजस्थान में किसी सिविल कोर्ट के सामने पेंडिंग है, तो अपने फैमिली मेंबर एटसेट्रा को किसी को वो रिकॉग्नाइज एजेंट के रूप में ऑथराइज कर सकते हैं, और वो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता उन पार्टीज की तरफ से कोर्ट में वो अपीयरेंस दे सकते हैं। हाउ सिविल सूट इज इंस्टीट्यूटेड बिफोर द कोर्ट? व्हाट वुड बी द मैनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट? बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और अदर प्रेस्क्राइब्ड मैनर। By the presentation of the plaint or other prescribed manner, as per the section 26, read with the order 4 rule first of CPC। वाद कैसे संस्थित किया जाएगा सिविल न्यायालय के सामने? 2 बातें दे रखी है, वाद पत्र को उपस्थित करके या अन्य विहित रीति से।
और ये कहाँ दे रखा है, वाद पत्र को पेश करके या अन्य विहित रीति से, ये धारा 26 में दे रखा है 26 में, और आदेश 4 का नियम 1 भी इसी पॉइंट पे है। What is the plaint? By presentation of the plaint. What is the meaning of plaint? Plaint is a document of a plaintiff. Plaint is a pleading of a plaintiff by which he claims he makes his claim before the competent civil court. वाद पत्र क्या है? वादी का एक दस्तावेज है जिसके माध्यम से क्या करता है, वादी अपना दावा करता है। जो कुछ भी मटेरियल फैक्ट्स है उसके फेवर में, जिसके बेसिस पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उसके पक्ष में, उन सारवान तथ्यों का उल्लेख करते हुए वो वाद पत्र है वो कोर्ट के सामने पेश करता है। और वो वाद पत्र जो है वो वादी का अभिवचन है या वादी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके माध्यम से वो दावा करता है। वन मोर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कंसर्न टू द सिविल सूट, रिटर्न स्टेटमेंट, लिखित कथन। रिटर्न स्टेटमेंट इज प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द डिफेंडेंट by which he replies the claim of the plaintiff and makes the counter claim, set off etc. लिखित कथन जो है वो दूसरा दस्तावेज होता है। ये प्रतिवादी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है या प्रतिवादी का अभिवचन है ये, जिसके माध्यम से वो क्या करता है, वादी के दावे का उत्तर देता है। और प्रतिवादी के पक्ष में किसी प्रकार का मुजरा का दावा है या कोई काउंटर क्लेम प्रति दावा है तो उसको भी उससे वो लिखित कथन के अंदर है वो कर सकता है। What are the basic principle of the pleadings? There are 4 fundamental or basic principle of the pleadings. First, pleads the fact, not law. Another principle, pleads the fact, not evidence. Third, pleads material facts. And fourth, pleads material fact concisely. These are the 4 basic or fundamental principle of the pleading. अभिवचन के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं या मौलिक सिद्धांत कौन से हैं? देयर आर 4 बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द प्लीडिंग्स। अभिवचन के 4 मौलिक और आधारभूत सिद्धांत है। पहला, केवल तथ्यों का उल्लेख करें, विधि का नहीं। केवल तथ्यों का उल्लेख करें, साक्ष्य का नहीं। केवल सारवान तथ्यों का उल्लेख करें। और लास्ट, सारवान तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख करें। ये 4 है वो मौलिक सिद्धांत है या आधारभूत सिद्धांत है अभिवचन के। ऑर्डर 6 रूल 2 से कनेक्शन है इसका। आदेश 6 के नियम 2 देखोगे आप तो उसमें से 3 प्रिंसिपल तो आपको ऑर्डर 6 रूल 2 में ही मिल जाएगा और एक ऑर्डर 6 रूल 13 से कंसर्न हो सकता है। Then after presentation of the plaint and what procedure adopted by the court in civil suit? First of all, after registration of the civil suit under order 4 rule 2 CPC to issue the summon against the defendant or defendants, जब भी सिविल दावा या सिविल वाद पेश होता है कोर्ट के सामने तो ऐसा वाद या दावा पेश होने के बाद उसको दर्ज किया जाता है। यदि वो विद इन लिमिटेशन है दावा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, कोर्ट का जुडिक्शन भी है उससे वो दावे को एंटरटेन करने का, एंड जितने डिफेंडेंट्स है उतनी कॉपी जिसमें प्लेंट है, तलबाना फीस, प्रोसेस फीस एटसेट्रा का पेमेंट कर रखा है, ऑल इज़ वेल। जो कुछ भी फॉर्मेलिटी होती है एक प्लेंट की वो सभी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोर्ट उस सिविल दावे को एक रजिस्टर में दर्ज करने का ऑर्डर करता है और वो क्या कहलाता है, वो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाता है। सिविल रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट्स, ऑर्डर 4 रूल 2 CPC। आदेश 4 के नियम 2 में आपको पढ़ने को मिलेगा कि कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर एक रजिस्टर मेंटेन होता है। उसके अंदर जितने भी प्लेंट है वो एडमिट होते हैं किसी पर्टिकुलर ईयर में, उनको ईयरली नंबर के अंदर है वो दर्ज या उनको है वो रजिस्टर्ड किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक ऑर्डर और होता है कोर्ट का, वो क्या है, वो प्रतिवादी या प्रतिवादी गण के विरुद्ध समन जारी करना। वाई? दिस इज कंसर्न टू द ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल जस्टिस। नैसर्गिक न्याय का जो सिद्धांत है, दूसरे पक्ष को भी सुनो।
अभी तो प्लेंटिफ ने एक तरफी बात रखी है कोर्ट के सामने, अपना दावा लेके आया, प्लेंट लेके आया और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स है एक्सेट्रा। जिसके अगेंस्ट दावा लेके आया उसको सूचना दीजिए आप क्या क्लेम किया गया उसके खिलाफ, और कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए भी उसको है वो कहिए कि आप अपनी बात भी रखिए कोर्ट के सामने आके, आप रिप्लाई दीजिए इस प्लेंटिफ के क्लेम का। आपके फेवर में कोई सेट ऑफ या काउंटर क्लेम बनता है तो उस क्लेम को भी करिए और कोर्ट के सामने अपीयर होके है वो अपनी डिफेंस करिए, अपनी प्रतिरक्षा करिए। इस पर्पस के लिए एक समन है वो जारी किया जाता है। समन इज रिटन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मे बी अगेंस्ट द डिफेंडेंट और द प्लेंटिफ और द विटनेस for the purpose of the appearance, for the purpose of the giving evidence or for the purpose of the production of the document or the other material objects. समन क्या है? एक न्यायालय का लिखित आदेश है, एक प्रोसेस है कोर्ट का, जिसमें पक्षकारों के विरुद्ध भी हो सकता है, ये सामान्य साक्षी के विरुद्ध भी हो सकता है। क्या करने के लिए? न्यायालय के सामने हाजिर होने के लिए हो सकता है, या मौखिक साक्ष्य देने के लिए हो सकता है, या कोई दस्तावेज या कोई भौतिक पदार्थ है उसको पेश करने के लिए भी हो सकता है। हाउ टू सर्व द समन ऑन द डिफेंडेंट, प्रतिवादी पर समन कैसे तामील किया जाएगा? इन नटसेल देयर आर टू प्रोसेस, द डिलीवरी ऑफ द समन बाय द कोर्ट्स और द दस्ती तामील। समन के तामील देखेंगे आप, तामील करवाने वाली अथॉरिटी से कंसर्न करके देखें, तामील करवाने वाले प्राधिकारी से देखें। एक तो न्यायालय परिधान करता है उसको, कोर्ट के ऑफिसर वगैरह जो है प्रोसेस सर्वर, वो तामील करवाते हैं समन की, और दूसरा प्लेंटिफ को भी दिया जा सकता है समन फॉर द पर्पज ऑफ द सर्विस ऑन डिफेंडेंट। व्हेन द समन इज डिलीवर्ड टू द प्लेंटिफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्लेंटिफ टू सर्व ऑन द डिफेंडेंट and a plaintiff served that summon on the defendant, that is called the dasti service and which fall under the order 5 rule 9A CPC। वादी यदि कोर्ट के सामने प्रार्थना पत्र पेश करता है कि प्रतिवादी पर तामील करवाने के लिए समन उसको ही दे दिया जाए, और कोर्ट उसके प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके समन वादी को ही दे देता है प्रतिवादी पर तामील करवाने के लिए, और वादी प्रतिवादी पर यदि तामील करवाता है तो वो तामील क्या कहलाती है? वो दस्ती तामील कहलाती है। ऑर्डर 5 रूल 9A, आदेश 5 के नियम ए आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसा दस्ती तामील का, दो दस्ती वर्ड इज नॉट यूज अंडर द ऑर्डर 5 रूल 9A, बट द सेंस ऑफ द दैट ऑर्डर 5 रूल 9A इज कंसर्न टू द दस्ती सर्विस। एंड अनदर मोड दैट इज डिलीवरी बाय द कोर्ट्स, न्यायालय के द्वारा भी है वो परिधान हो सकता है समन का, बाय प्रोसेस सर्वर, थ्रू प्रोसेस सर्वर। दो तामील कुनिंदा या पियोन्स वगैरह जो रहते हैं नजारत शाखा के अंदर, उनके माध्यम से भी समन है वो तामील हो सकता है। इन एडिशन टू द कंसर्न टू द अथॉरिटी, द व्हाट वुड बी द मोड ऑफ द सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट एज पर द ऑर्डर 5 रूल 10 CPC बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग वन ऑफ द कॉपी टू द समन्ड पर्सन। समन की तामील का ढंग क्या रहेगा? आदेश 5 नियम 10 CPC में आप पढ़ेंगे, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज दी गई है। समन की एक प्रति को सम्मिलित व्यक्ति को परिधान या निवेदन करके, बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग द वन कॉपी ऑफ द समन टू द समन्ड पर्सन। समन्ड पर्सन मीन्स द डिफेंडेंट और डिफेंडेंट्स, प्रतिवादी या प्रतिवादी गण को समन की एक प्रति परिदत्त करके और समन की तामील है वो की, परिदत्त या निवेदन। Delivering or tendering. Delivering means the actual delivery and tendering means the formally produced before the defendant. निवेदन का क्या मतलब है? औपचारिक रूप से प्रतिवादी के सामने रखना। अब वो नहीं भी ले रहा है तो भी वो टेंडरिंग में कवर हो जाएगा। Then forms of the service of the summon on defendant. Personal service means the on the defendant or defendants. Service on authorized agent, service on the family member, service by affixing the one copy of the summon on the conspicuous place of the home or homestead of the defendant, and substitute service. प्रतिवादी पर समन की तामील कितने तरीकों से हो सकती है? व्यक्तिगत तामील हो सकती है, प्रतिवादी को स्वयं को
या प्रतिवादी गण स्वयं को है वो समन परिदत्त या निवेदित करके उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को है वो समन दिया जा सकता है या उस पर तामील हो सकती है। परिवार के सदस्य पर हो सकती है, वयस्क एडल्ट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कुछ दशाओं में समन की प्रति जो है उस प्रतिवादी के निवास स्थान जो है उसके सहस्दृश्य स्थान पर चिपकाकर या अफिक्स करके भी हो सकती है। और लास्ट जो मोड है प्रतिस्थापित तामील, ऑर्डर 5 रूल 20 CPC। सब्स्टिट्यूट सर्विस भी हो सकती है, इंक्लूडिंग द पब्लिकेशन ऑफ द समन इन न्यूज़पेपर। समाचार पत्र में भी समन का है वो प्रकाशन आदि भी कवर हो सकता है सब्स्टिट्यूट सर्विस में। दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सर्विस ऑफ समन ऑन डिफेंडेंट। If defendant is in the birthplace of the Lord Krishna, then how summon served on the defendant? यदि प्रतिवादी कृष्ण भगवान की जन्मस्थली पर हो या जन्मस्थली वाली जगह पर हो तो कैसे समन की तामील हो सकती? मीन्स प्रिजन में हो, यदि जेल में हो, प्रतिवादी किसी दूसरे केस में है वो जेल में है और कोई सिविल सूट उसके खिलाफ फाइल किया गया है तो तामील कैसे हो सकती है? समन शैल बी सेंड टू द इंचार्ज ऑफिसर ऑफ द प्रिजन। जेल का जो भारसाधक अधिकारी है, जेलर एटसेट्रा, उसको समन भेजा जाएगा सर्विस के लिए। एंड इफ द डिफेंडेंट इज द सेलर, सोल्जर, एयरमैन एटसेट्रा ऑफ द एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, देन हाउ समन इज सर्व्ड ऑन द दैट डिफेंडेंट। यदि प्रतिवादी जो है वायु सैनिक है, नौसैनिक है या सैनिक है, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना आदि के अंदर, तब समन की तामील प्रतिवादी पर कैसे हो सकती है? समन शैल बी सेंड टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द कंसर्न यूनिट एटसेट्रा। कमांडिंग ऑफिसर जो है उसको है वो भेजा जाएगा समन है वो तामील करने के लिए। एंड इफ द डिफेंडेंट possess the any rank etc. and therefore the respectful treatment should be done with that defendant, then whether the summon is served to the defendant or instead of summon the any other thing be served on the defendant। यदि प्रतिवादी ऐसी किसी पंक्ति का है, ऐसे किसी पद को धारण करता है कि उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए, रेस्पेक्टफुल है वो उसके साथ बिहेवियर या ट्रीटमेंट है वो होना चाहिए, कंपेलिंग मोड है वो नहीं होना चाहिए उसके साथ, कॉर्जिव मोड है वो नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? ऑर्डर 5 रूल 30 जो लास्ट रूल है उसमें दे रखा है कि ऐसी कंडीशन में समन के स्थान पर पत्र भेजा जा सकता है। इंस्टेड ऑफ समन द लेटर मे बी सेंड टू दैट डिफेंडेंट बाय स्पेशल मैसेंजर और द एनी अदर मेथड एटसेट्रा। उस कंडीशन में समन न भेजकर और पत्र है वो भेजा जा सकता, लाइक द सीनियर IAS ऑफिसर एटसेट्रा, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर ऑफिसर्स, रजिस्ट्रार एटसेट्रा ऑफ द हाई कोर्ट, ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट is in a defendant capacity in a civil suit, then the order 5 rule 30 is applicable. So these are the certain things in respect of the summon, service of the summon etc., mode, forms, how to serve the summon on the defendant. What particulars must be stated in the plaint presented by the plaintiff? वादी के द्वारा जो वाद पत्र कोर्ट के सामने पेश होगा उसमें किन बातों का उल्लेख होना जरूरी है, कौन कौन सी विशिष्टियां या पर्टिकुलर उस प्लांट में मेंशन होना मैंडेटरी है, एज पर द ऑर्डर 7 रूल 1 CPC। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट बिफोर विच दैट प्लांट इज प्रेजेंटेड टू बी प्रेजेंटेड। सेकंड वन द सिविल सूट नंबर एंड ईयर एटसेट्रा, practically though no not mentioned in the order 7 rule 1 CPC. Nature of the suit, then particulars of the parties, name, description, residence etc. of the plaintiff and defendant both. If the plaintiff or defendant anyone is minor or unsound mind, the statement of that effect, statement of the material facts upon which the cause of action arises in favor of the plaintiff and when it arose,
statement of the jurisdiction of the court, limitation, the suit is within limitation, etc., and the value of the suit and payment of the proper court fees. Then lastly, the prayer or the relief. All must be stated in the plaint as per the order 7 rule 1 of the CPC. वादी के द्वारा जो वादपत्र के रूप में एक दस्तावेज पेश किया जाएगा जिसके माध्यम से वो अपना दावा करता है, उसके अंदर किन किन बातों का उल्लेख होगा? सबसे पहले क्या होगा उस वादपत्र के अंदर? सक्षम न्यायालय का नाम होगा। जिस कोर्ट के सामने वो वादपत्र पेश कर रहा है, अपना दावा पेश कर रहा है, उस कोर्ट का नाम होगा कोर्ट ऑफ सिविल जज, कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय या जिला न्यायालय, जो भी जिला न्यायालय भरतपुर, जिला न्यायालय कोटा, जिला न्यायालय जोधपुर, जिला न्यायालय जयपुर, मेट्रो है तो उसमें महानगर भी मेंशन किया जाएगा, तो कंसर्न कोर्ट का नाम आएगा उसमें। और कोर्ट का नाम कैसे तय करेगा वादी? ऑब्वियसली प्लेंट है, वो एडवोकेट ऑफ प्लेंटिफ है, वो प्रिपेयर करते हैं, तो वो पिक्यूनियरी जुडिक्शन को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक जो क्षेत्राधिकार है सिविल कोर्ट्स का, उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट का नाम है वो मेंशन किया जाएगा। इफ द सूट इज कंसर्न टू द वैल्यू up to 2 lakh rupees, then the pecuniary jurisdiction of the initial court, court of civil justice, and the value of the suit is exceeding 2 lakh and not exceeding 5 lakh, then the competent court is the court of senior civil justice, and if the value of the suit is exceeding 5 lakh rupees, then the competent court is district court. आर्थिक क्षेत्राधिकार की जो राजस्थान के अंदर सीमाएं हैं, उसमें यदि सिविल वाद का जो मूल्यांकन है या जितनी राशि का वो वाद है वो 2 लाख रुपए तक का है, तो उसमें सक्षम न्यायालय कौन सा है? सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। और 2 लाख से अधिक और 5 लाख रुपए से कम का यदि दावा है, सिविल दावा, तो उसमें सक्षम न्यायालय कौन सा होता है? वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय। और यदि 5 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई दावा है तो उसके अंदर सक्षम न्यायालय कौन सा होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो उस पिक्यूनियरी जुडिक्शन को प्लस टेरिटोरियल जुडिक्शन भी सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 ऑफ सीपीसी, प्रादेशिक क्षेत्राधिकार को भी या स्थानीय क्षेत्राधिकार को भी ध्यान में रखा जाएगा। सूट किससे कंसर्न है? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है क्या, या सूट फॉर द कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ द wrong or the tort etc. committed towards the body or movable property or the any other suit. कैसा वाद है वो? स्थावर संपत्ति से संबंधित है क्या? 16, 17 और 18 लागू हो जाएंगे सेक्शन सीपीसी के। शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोष या अपकृत्य किया है, उसमें प्रतिकर का दावा है, सेक्शन 19 लागू हो जाएगा सीपीसी का। और अन्य कोई दावा है जो 16 से 19 में कवर नहीं हो रहा है, तो वो 20 में कवर होगा सीपीसी में। तो जो कुछ भी टेरिटोरियल जुडिक्शन जिससे रिलेटेड सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20 ऑफ सीपीसी में सब्जेक्ट टू द 15 धारा 15 के अधीन रहते हुए जो प्रावधान दे रखे हैं उनको ध्यान में रखते हुए टेरिटोरियल जुडिक्शन तय होगा। जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जुडिक्शन कौन से कोर्ट का होता है? वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। जिस कोर्ट के क्षेत्राधिकार में स्थावर संपत्ति स्थित है उस कोर्ट का है वो जुडिक्शन होगा। और यदि शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति कोई दोषपूर्ण कार्य किया गया और उसमें कॉम्पेंसेशन का दावा किया गया है, प्रतिकर या हर्जाने का दावा है वो किया गया है, क्षतिपूर्ति का दावा किया गया है, तो उसमें सूट कहाँ इंस्टीट्यूट हो सकता है? एज पर द सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी देर आर 2 ऑप्शन फॉर द प्लेंटिफ। इफ द wrong is caused within the jurisdiction of the one court and defendant is voluntarily or actually residing or carries the business or the personally works for the gain in jurisdiction of the another court, in that situation the plaintiff has option, either he institute before the court in whose jurisdiction, within the limits of the whose jurisdiction the wrong was caused, or within the whose jurisdiction the defendant resides, carries on business or the personally works for gain। यदि वो दोषपूर्ण कृत्य जो शरीर के प्रति या जंगम संपत्ति के प्रति किया गया है वो एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किया गया और प्रतिवादी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में रहता है, तब वादी के पास 2 विकल्प है। वो चाहे तो उस कोर्ट में वाद संस्थित कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमा में दोषपूर्ण कार्य हुआ,
और वो चाहे तो उस कोर्ट में भी संस्थित कर सकता है जिसके क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर प्रतिवादी वास्तव में या स्वेच्छा निवास करता है या कारोबार करता है या व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है। यहाँ प्लेंटिफ के पास 2 ऑप्शन है और उनमें से किसी एक ऑप्शन को वो चूज कर सकता है। इफ suit not concern to the immovable property and not fall under section 19, then section 20 is applicable. Within the limits of the whose jurisdiction the cause of action wholly or partly arises, or the defendant or any one of the defendant resides, carries on business, or the personally works for the gain. यदि न दावा स्थावर संपत्ति से संबंधित है और न धारा 19 में कवर हो रहा है शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषपूर्ण कार्य में प्रतिकर का दावा भी नहीं है, लाइक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का कोई वो दावा है, मैरिज को डिसॉल्व करने का कोई दावा है, तो वो 20 में फॉल होंगे। वो धारा 20 में वो कवर होंगे सीपीसी में। और उस केस में 2 बातें इंपॉर्टेंट है। जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर वाद हेतुक पूर्णता या भागता उत्पन्न हुआ है उस कोर्ट में दावा संस्थित हो सकता है वादी के द्वारा, या प्रतिवादी या उन प्रतिवादियों में से कोई एक जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर रहते हैं, कारोबार करते हैं या व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करते हैं, वहां पे भी वो वादी है वो दावा कर सकता है। यहाँ पे भी वादी के पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है जिस कोर्ट के जुडिक्शन में वहां सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, और या डिफेंडेंट जहां रिजाइड करता है तो वहां पे भी वो सूट इंस्टीट्यूट किया जा सकता, किसी एक वो ऑप्शन को चुना जा सकता है प्लेंटिफ के द्वारा सेक्शन 20 के अनुसार। प्लेंटिफ इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द ऑर्डर फॉर रूल 2 ऑफ द सीपीसी इन रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट्स। समन इज इश्यूड टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट फाइल्स द हिज written statement as reply. After then, what procedure adopted by the court? After then, on the date of the hearing, if the plaintiff is absent and defendant is present, plaintiff is present but defendant is absent, both plaintiff or defendant are absent, what would be the effect of the non-appearance of the parties on the that pending suit? वाद पत्र पेश हो गया, दर्ज भी हो गया सिविल वाद के रजिस्टर में, समन भी जारी हो गया प्रतिवादी को, तामील भी हो गई, प्रतिवादी ने लिखित कथन भी पेश कर दिया, और उसके बाद वाद में जो सुनवाई होनी है उस सुनवाई की तारीख पर वादी हाजिर नहीं होता है और प्रतिवादी हाजिर है, वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वादी हाजिर है परंतु प्रतिवादी हाजिर नहीं है, वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों एब्सेंट है, वादी और प्रतिवादी दोनों हाजिर नहीं है, वाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑर्डर 9 ऑफ द सीपीसी इज कंसर्न टू दिस पॉइंट। इफ नीदर पार्टी प्रेजेंट, नीदर पार्टी appears before the court on the date of the hearing of the suit may be dismissed by the court as per the order 9 rule 3 CPC। रूल 3 में है ना सर, आदेश 9 नियम 3 के अंदर आप पढ़ेंगे, यदि दोनों पक्षकार एब्सेंट है, दोनों पक्षकार हाजिर नहीं हुए, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय का विवेक है, शैल ऐसा नहीं है, शैल बी डिसमिस, व्हाट कोर्ट में डिसमिस, न्यायालय उस बात को उनकी एब्सेंट में खारिज कर सकता है या अदम पैरवी में खारिज कर सकता है, डिस्क्रेशन है। इफ प्लेंटिफ इज प्रेजेंट and defendant is absent on the date of the hearing of the suit, then what action can be taken by the courts? What would be effect on the non-appearance of the defendant on the pending suit? Order 9 rule 6 CPC upon this point. There are 3 important points involved in the order 9 rule 6 CPC. If there is a due service of the summon on defendant and defendant is absent, then court may proceed एक्स पार्टी अगेंस्ट द डिफेंडेंट। यदि प्रतिवादी पर समन की तामील सम्यक रूप से हो गई थी और उसके बावजूद भी प्रतिवादी अनुपस्थित रहा है, तो प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय सुनवाई करने की या प्रतिवादी की अनुपस्थिति में भी एक पक्षीय सुनवाई करने का कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। इफ समन इज नॉट ड्यूली सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट, देन
कोर्ट शैल इश्यू द रीसमन। जब समन की तामील सम्यक रूप से प्रतिवादी पर नहीं हुई है तब न्यायालय दूसरा समन जारी करेगा। मैंडेटरी है कोर्ट के पार्ट पर, कोर्ट शैल इश्यू द रीसमन एंड इफ समन इज सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट बट नॉट इन प्रॉपर टाइम, नॉट इन ड्यू टाइम, then court postpone the hearing of the suit and shall inform the defendant to the date of the next hearing। प्रतिवादी पर समन की तामील हुई है बट समुचित समय में नहीं हुई है, सम्यक समय में नहीं हुई है। इतना कम समय था तामील के बाद और कोर्ट के सामने हाजिर होने के बीच जो प्रतिवादी इतनी दूरी पे था कि वो कोर्ट के सामने हाजिर ही नहीं हो सकता। एक दिन पहले कलकत्ता में वो प्रतिवादी पर समन की तामील होती है और दूसरे दिन जयपुर में किसी कोर्ट के सामने वो हियरिंग है और मान लो एरोप्लेन की सुविधाएं वगैरह वो नहीं है उस दिन, तो ऐसी कंडीशन में क्या प्रतिवादी का कलकत्ता से दूसरे दिन जयपुर में पहुंचना संभव है? सर्विस थी वो बट नॉट इन ड्यू टाइम, नॉट इन प्रॉपर टाइम, वो समुचित समय में तामील नहीं थी। ऐसी कंडीशन में कोर्ट को एम्पावर किया गया है कि वो उस वाद की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर सकता है, करेगा, स्थगित करेगा और उसकी सूचना आगामी तारीख कौन सी है उसकी सूचना प्रतिवादी को देगा। वेदर द एक्स पार्टी डिक्री में बी पास अगेंस्ट द डिफेंडेंट, यस इफ द डिफेंडेंट इज एब्सेंट and once court pass the ex parte hearing order, after then court gives the opportunity to the plaintiff produce the evidence in support of his claim and lastly make the arguments before the court and ultimately court may pass the ex parte decree against the defendant if defendant not appear before the court till the date of the passing of the ex parte decree and not making the application under the order 9 rule 7 of the CPC to set aside that ex parte hearing order। यदि प्रतिवादी के विरुद्ध एक बार आदेश 9 नियम 6 के अंतर्गत उसकी अनुपस्थिति में एक पक्षीय सुनवाई करने का आदेश कर दिया गया और उसके बाद कोर्ट क्या करता है, वादी को है वो अपना साक्ष्य पेश करने का अवसर देता है और साक्ष्य पेश होने के बाद उसके आर्ग्यूमेंट या बहस सुनता है और बहस सुनने के बाद कोर्ट जो है एक पक्षीय बहस सुनकर उसमें एक पक्षीय डिक्री भी पारित कर सकता है। यदि प्रतिवादी एक पक्षीय डिक्री पारित होने तक, एक पक्षीय सुनवाई का आदेश होने से लेकर और एक पक्षीय डिक्री पारित होने तक कोर्ट के सामने हाजिर होकर उसने आदेश 9 नियम 7 CPC के अंदर एक पक्षीय सुनवाई के आदेश को अपास्त करने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है तो उस कंडीशन में एक्स पार्टे डिक्री या एक पक्षीय डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध पारित हो सकती है। व्हाट वुड बी रेमेडी टू द डिफेंडेंट अगेंस्ट द एक्स पार्टी डिक्री? ऐसी एक पक्षीय डिक्री जो पारित की गई है उसके विरुद्ध प्रतिवादी को क्या क्या उपचार है? द वन रेमेडी इज प्रोवाइडेड अंडर द ऑर्डर 9 रूल 13 CPC टू मेक द एप्लीकेशन बिफोर द सेम कोर्ट टू सेट असाइड दैट एक्स पार्टे डिक्री। Another remedy to file the or prefer the appeal under section 96 of CPC. If the ex parte decree is fraudulent, then the defendant may file the regular suit to set aside that ex parte decree, and one more remedy is available to the defendant to make the application for review. यदि एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई है प्रतिवादी के विरुद्ध तो प्रतिवादी को 4 प्रकार के उपचार उपलब्ध हैं। पहला उपचार उसको 9-13 में, आदेश 9 नियम 13 में, उसी न्यायालय में जिसने एक पक्षीय डिक्री पारित की है एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। दूसरा उपचार उसके पास धारा 96 के अंदर जो है अपील कर सकता है एक्स पार्टे डिक्री से, एक पक्षीय डिक्री से। तीसरा जो उपचार उसके पास क्या है, यदि कपटपूर्ण थी, कोर्ट के साथ फ्रॉड करके और वो एक्स पार्टे डिक्री है वो ली गई है, प्राप्त की गई है वो वादी के द्वारा, तो ऐसी कपटपूर्ण एक पक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए नियमित वाद या रेगुलर सूट भी फाइल कर सकता है प्रतिवादी। और फोर्थ जो रेमेडी है उसके पास वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र भी वो पेश कर सकता है। सेक्शन 114 रीड विद द ऑर्डर 47 ऑफ CPC, CPC की धारा 114 सपठित आदेश 47 के अंतर्गत। In regular suit, generally after the
filing of the reply or the WS by the defendant, the file is fixed for the framing of issues. But there is an express provision under section 89 of CPC read with the order 10 rule 1A, 1B and 1C. Especially the rule 1A of the order 10. Court shall refer the matter for the forms which are specified under section 89 before the framing of issues for the settlement to arbitration, conciliation, lok adalat, mediation, judicial settlement etc. सामान्यतः लिखित कथन पेश होने के बाद और जवाब दावा पेश होने के बाद क्या होता है, विवादकों की विरचना के लिए फाइल है वो या पत्रावली है वो रखी जाती, फिक्स की जाती। परंतु यदि सीपीसी के प्रावधानों की बात की जाए तो धारा 89 और आदेश 10 का नियम 1 का 1A जो है, 1A में स्पेशली सेल वर्ड यूज लिया गया, क्या है, भेजेगा। 1A में ऐसी बात दे रखी कि विवादकों की विरचना से पहले जो है वो कोर्ट पक्षकारों को ये 5 विकल्प है आपके पास, आपके बीच वो न्यायालय से बाहर समझौता करने के लिए, न्यायालय से बाहर है वो मामले का निपटारा करने के लिए उन विकल्पों को कोर्ट बताएगा पार्टीज को। और यदि पार्टी किसी विकल्प को चूज करती है, चाहे वो माध्यस्थम को चुनते हैं पक्षकार, चाहे वो सुलह को चुनते हैं, चाहे वो लोक अदालत को चुनते हैं, चाहे वो न्यायिक समझौते को चुनते हैं और चाहे वो मध्यस्थता को चुनते हैं, बीच बचाव या मीडिएशन को चुनते हैं, इनमें से किसी भी विकल्प को चुना जाता है तो उसको है वो रेफर किया जाएगा कंसर्न मामले को जो है सेटलमेंट के लिए या निपटारे के लिए या समझौते के लिए। बट व्हाट इज द प्री कंडीशन फॉर रेफर द केस फॉर आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत और मीडिएशन अंडर सेक्शन 89 read with the order 10 rule 1A of CPC? There must be a element of probable settlement exist and which are acceptable by the both the parties of the suit. ऐसे समझौते के तत्व विद्यमान होने चाहिए उस मामले के अंदर जो दोनों पक्षकारों द्वारा स्वीकार्य हो सकते हैं। वाद की प्रकृति ऐसी है जिसमें सेटलमेंट या समझौता हो ही नहीं सकता, लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, Order 1 rule 8, no possibility of the compromise or settlement between the parties. प्रतिनिधि स्वरूप जो वाद है उसके अंदर पक्षकारों के बीच समझौता होने के है वो संभावना नहीं होती है, तो क्या ऐसे मामले को रेफर किया जा सकता है? नो। जिस मामले में पक्षकारों के बीच समझौता हो सकता है, समझौता होने की संभावना है, समझौते के तत्व विद्यमान है और ऐसा समझौता जो दोनों पक्षकार है वो स्वीकार कर सकते हैं, तभी उस मामले को रेफर है वो किया जाएगा आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, जुडिशियल सेटलमेंट, लोक अदालत एटसेट्रा। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। हु शैल फ्रेम द इश्यूज? बाय द कोर्ट। विवादकों की विरचना करने का कार्य किसका है? कोर्ट का कार्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यू? Material proposition of the law or fact which is asserted or alleged by the one party and denied by the another party. विवादक या तनकी या इश्यू क्या है? विधि या तथ्य के वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिनका एक पक्षकार ने कथन किया या अभिकथन किया है और दूसरे पक्षकार ने क्या किया, उनका इनकार किया या प्रत्याख्यान किया है। ऐसे विधि और तथ्य के महत्वपूर्ण जो बिंदु है, मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट है, वो क्या है? वो इश्यूज है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मटेरियल प्रोपोजिशन? विच इज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव हिज सूट एंड नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट। इनडायरेक्टली वी कैन से दैट द ग्राउंड्स ऑफ द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ और द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेंस ऑफ डिफेंडेंट। सारवान बिंदु क्या है जो वादी को अपना दावा साबित करने के लिए जिनको स्थापित करना या साबित करना है वो आवश्यक है, वो बिंदु है वो क्या है? सारवान बिंदु है। और प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा है वो स्थापित करने के लिए या प्रतिरक्षा को साबित करने के लिए जिन बिंदुओं को साबित करना आवश्यक है वो क्या है? वो है वो सारवान बिंदु है।
अप्रत्यक्ष रूप से अपन ये कह सकते हैं कि जो वादी के दावे के आधार है और प्रतिवादी की प्रतिरक्षा के जो आधार है वो क्या है, वो इश्यूज है, जिसमें एक ने क्लेम किया है, प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने रिफ्यूज किया उससे, या डिफेंडेंट ने सेट ऑफ या काउंटर क्लेम एटसेट्रा के माध्यम से क्लेम किया है और प्लेंटिफ ने उसको रिफ्यूज किया है वो सब्सिक्वेंट वो प्लीडिंग में या जवाब में प्रत्युत्तर के अंदर उसने वो डिनाई किया है। तो इस तरीके के सारवान बिंदु है वो क्या है, वो इश्यूज कहलाते हैं। अपॉन विच मटेरियल द इश्यूज आर फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, किस सामग्री के आधार पर कोर्ट है वो इश्यू फ्रेम करता है। द फर्स्ट बेसिक मटेरियल इज प्लीडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग और द अवर्मेंट्स मेड इन द प्लीडिंग बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, जो अभिवचन है या अभिवचन में किए गए जो अभिकथन है उनके आधार पर इश्यू है वो बनाए जाते हैं या विवादक बनाए जाते हैं। इन एडिशन टू द प्लीडिंग, द कंटेंट्स ऑफ द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम और डिफेंस, जो वादी या प्रतिवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में, अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में जो सारवान दस्तावेज पेश किए गए, उन दस्तावेज की अंतर्वस्तु भी वो इश्यू बनाने में या विवादक बनाने में सामग्री के रूप में यूज की जा सकती है। इन एडिशन टू द कंटेंट्स ऑफ द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स, रिप्लाई ऑफ इंट्रोगेटरीज, रिप्लाई ऑफ द इंट्रोगेटरीज ऑन एफिडेविट, परिप्रश्न जो भेजे गए पार्टीज के द्वारा दूसरी पार्टी को और उनका जो शपथ पत्र पे उत्तर दिया गया है, उन आंसर्स को भी, उन रिप्लाई को भी, उन उत्तर को भी वो विवादक बनाने के अंदर यूज किया जा सकता है। एंड लास्ट वन, द स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टीज ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट अंडर ऑर्डर 10 रूल 2 सीपीसी, न्यायालय के समक्ष आदेश 10 नियम 2 में विवादकों की विरचना से पहले जो पक्षकारों की मौखिक परीक्षा की गई और शपथ पर जो कथन किए गए या शपथ पत्र पर जो कथन किए हैं, वो कथन भी क्या है, इश्यूज बनाने के अंदर मटेरियल के रूप में या सामग्री के रूप में वो यूज हो सकते हैं। देन हाउ टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन द सिविल मैटर्स in practical way and by the express provision of the order 18 rule 4, examination in chief in civil matter shall be conducted on affidavit। सिविल मामलों के अंदर जो है वो मुख्य परीक्षा कैसे होती है, ऑरल नहीं होती लाइक क्रिमिनल केसेस। आपराधिक मामलों के अंदर जो है मुख्य परीक्षा भी मौखिक होती है, पीपी या एपीपी या कंप्लेनेंट है वो विटनेस से ऑरल है वो क्वेश्चंस पूछता है और वो जो कुछ भी रिप्लाई देता है उसको नोट डाउन किया जाता है। बट सिविल में ऐसा नहीं है। आफ्टर द 1999 अमेंडमेंट, द एग्जामिनेशन इन चीफ शैल बी कंडक्टेड ऑन एफिडेविट। सिविल मामलों के अंदर मुख्य परीक्षा वो क्या होती है, शपथ पत्र पे होती है। इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि साक्ष्य का शपथ पत्र है वो पेश किया जाता है मुख्य परीक्षा के रूप में। एंड क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस कंडक्टेड बाय द कोर्ट्स और द कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। मुख्य परीक्षा का वो शपथ पत्र पेश होता है, बट प्रति परीक्षा और जो पुनः परीक्षा है वो कोर्ट के समक्ष भी हो सकती है। पार्टीज या उनके एडवोकेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उनका आंसर जो कुछ भी विटनेस ने दिया वो राइट डाउन हो सकता है और कोर्ट उसके लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर सकता है क्रॉस और री को कंडक्ट करने के लिए। इन अपीलेबल केसेस हाउ टू रिकॉर्ड द एविडेंस एंड नॉन अपीलेबल केसेस हाउ टू रिकॉर्ड द एविडेंस इन सिविल केसेस। जिन मामलों में अपील अनुज्ञात है, सीपीसी में अपील हो सकती है, उसमें साक्ष्य कैसे लेखबद्ध किया जाएगा, और जिन मामलों में अपील नहीं होती है उसमें साक्ष्य कैसे लेखबद्ध किया जाएगा। ऑर्डर 18 रूल 5 एंड ऑर्डर 18 रूल 13 आर कंसर्न टू द बोथ पॉइंट्स। द अपील आर अलाउड अंडर द सीपीसी इन विच केसेस द एविडेंस रिकॉर्डेड एट लेंथ, एविडेंस रिकॉर्डेड एट लेंथ, विस्तार से लेखबद्ध किया जाएगा साक्ष्य। जिन मामलों में अपील है वो होती है। एंड अपील इज नॉट अलाउड नॉन अपीलेबल केसेस, substance of the evidence of the witness shall be recorded by the courts in the form of memorandum। जो गैर अपीलीय मामले हैं, जिन मामलों में अपील नहीं होती है, उसमें साक्षी के साक्ष्य का सारांश जो है उसका ज्ञापन, सारांश का ज्ञापन है वो कोर्ट के द्वारा या न्यायाधीश के द्वारा तैयार किया जाएगा। एट लेंथ या विस्तार से साक्ष्य लेखबद्ध करने की आवश्यकता,
उसने जो 10 बातें बताई उसमें से जो सार है उसका 10 बातों का वो 2 लाइन में या 3 लाइन में लेखबद्ध किया जा सकता है। विस्तार से लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसका सारांश या सार है वो लेखबद्ध किया जा सकता है ज्ञापन के रूप में। When the judgment shall be pronounced and at what place within the which periods order 20 of the CPC upon this point, especially the rule first of order 20. After completion of the hearing, judgment shall be pronounced in open court, forthwith, or may be reserved for the future date. If the judgment is reserved for the future date, then shall be pronounced within the 30 days from the date of the completion of the hearing, and in extraordinary and exceptional cases may be pronounced within the 60 days from the date of the completion of the hearing. मामले की सुनवाई होने के बाद खुले न्यायालय में ओपन कोर्ट के अंदर निर्णय सुनाया जाएगा। और कब? तत्काल सुनाया जा सकता है, हियरिंग कंप्लीट, आर्ग्यूमेंट सुनने के तुरंत बाद। यदि भविष्य के लिए निर्णय आरक्षित रखा गया, रिजर्व रखा गया जजमेंट, तो सुनवाई पूर्ण होने की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है निर्णय सुनाया जा सकता है। और असाधारण और अपवादित परिस्थितियों में जब 30 दिन में भी सुनाया जाना संभव नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में सुनवाई पूर्ण होने से 60 दिन के भीतर जजमेंट है वो सुना जा सकता है। इस तरीके का टाइम लिमिट एटसेट्रा जो है इसको कंसर्न करते हुए ऑर्डर 20 रूल फर्स्ट CPC में प्रोविजन। व्हाट वुड बी कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द सिविल कोर्ट्स? सिविल न्यायालयों के जो निर्णय होंगे उसमें उनकी अंतर्वस्तु क्या होगी, किन बातों का उल्लेख जजमेंट में होना आवश्यक है? ऑर्डर 20 रूल 4 CPC is very important upon this point. There are two types of the provision under the rule 4 of the order 20. If the judgment of the small cause court, then different provision is applicable, and other than small cause courts means the other civil courts, then the other points are applicable. If the judgment of the small cause court, the two material points are required in the judgments, two contents are required in the judgment. What? Point for determination और डिसीजन thereon. अवधारी प्रश्न क्या थे कोर्ट के सामने और उस पर न्यायालय का विनिश्चय क्या है, निर्णय क्या है कोर्ट का उसके ऊपर, इन दो बातों का ही उल्लेख होगा यदि लघुवाद न्यायालय का निर्णय है। और इफ द जजमेंट ऑफ द एनी अदर सिविल कोर्ट, अन्य किसी सिविल न्यायालय का निर्णय, देन देयर मस्ट बी 4 कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट ऑफ सिविल कोर्ट. व्हाट? ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस, पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन thereon एंड रीजंस ऑफ डिसीजन. अन्य सिविल न्यायालयों का यदि निर्णय होगा तो उस निर्णय के अंदर 4 बातों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, 4 पर्टिकुलर्स या कंटेंट्स होने आवश्यक है. सबसे पहले उस मामले के संक्षिप्त तथ्य, ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे, प्लेंटिफ क्या स्टोरी लेके आया था, डिफेंडेंट ने क्या रिप्लाई दिया, एटसेट्रा, यह भी होगा उसके अंदर. दूसरी बात क्या होगी? अवधारी प्रश्न, वो विवादित बिंदु कौन से थे जिन पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में डिस्प्यूट था. तीसरी बात, कोर्ट का उस पर डिसीजन, न्यायालय का विनिश्चय क्या है उस पर, वो इश्यूज किसके फेवर में कोर्ट तय कर रहा है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के फेवर में. और फोर्थ, आधार क्या है उस डिसीजन का. न्यायालय जो प्लेंटिफ के फेवर में किसी इश्यू को या किसी पॉइंट को डिसाइड कर रहा है तो क्या रीजन है उसको डिसाइड करने का, और डिफेंडेंट के फेवर में डिसाइड कर रहा है तो क्या रीजन है, आधार क्या है कोर्ट के पास उसको डिसाइड करने का, वो आधार या कारण भी है वो लेखबद्ध किए जाएंगे. ये 4 कंटेंट्स है वो सिविल न्यायालय का जो निर्णय होगा उसकी अंतर्वस्तु या विशिष्टि के रूप में है. आफ्टर जजमेंट्स there is a one separate proceeding for the execution of the decree or order, that is known as इजराय. निर्णय के बाद जो है सिविल के अंदर एक और कार्रवाई करनी पड़ती है उस डिक्री या उस आदेश के निष्पादन के लिए, और उसको निष्पादन की कार्रवाई कहते हैं, प्रोसीडिंग ऑफ एग्जीक्यूशन. ऑर्डर 21 ऑफ CPC रीड विद द सेक्शन 36 to 74 ऑफ CPC. CPC का आदेश 21 और धारा 36 से लेकर और 74 तक के प्रावधान जो है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड है, डिक्री और ऑर्डर्स के निष्पादन से संबंधित. एग्जीक्यूशन मीन्स द
enforcement of the decree or order by the process of the court. न्यायालय की प्रक्रिया के द्वारा जो है डिक्री या आदेश को लागू करवाना, डिक्री या आदेश का प्रवर्तन करवाना, वो क्या है? एग्जीक्यूशन कहलाता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि इसको बोलचाल की भाषा में क्या, इजराय, कोर्ट की जो भाषा है उसके अंदर जो है विदेशी शब्दावली, वैसे ही फॉरेन वर्ड है, इसको इजराय वो कहा जाता है। इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार, व्हाट डू यू नो अबाउट द इजराय, इजराय से आप क्या समझते हैं? हो सकता है मेरा जैसा कोई व्यक्ति और पता नहीं हो, तो भाई इजराय जो अजगर की तरह जो है, या अजगर की तरह कोई प्राणी या जीव जंतु है, वो हो सकता है। मैंने अभी मॉक इंटरव्यू चल रहे तो एक स्टूडेंट से पूछा कि आप इजराय से क्या समझते हो, ये क्या है, कोई जीव जंतु है या प्राणी है? तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ गया। एकनाथ जी शिंदे अभी मुख्यमंत्री बने ही थे सत्ता पलट करके, तो मैंने जब नए नए बने थे तो एक प्रश्न मैं इंटरव्यू में पूछता था, मॉक इंटरव्यू में, कि एकनाथ शिंदे जी क्या है, महंत है, संत है, क्या है, इस तरीके से। तो जिनको पता होता था वो तो कह देते थे कि साहब ये मुख्यमंत्री है, वो महाराष्ट्र के अभी है, वो बने हैं। और जिनको पता नहीं तो वो एक नाथ से जो है वो कन्फ्यूजन है, वो हो सकता है। तो इसलिए ये इजराइल भी थोड़ा कन्फ्यूजिंग वर्ड है। तो ये एग्जीक्यूशन के लिए, निष्पादन की कार्रवाई के लिए। Which courts are competent to execute the decree? कौन से न्यायालय जिसमें निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी, या किन न्यायालयों के द्वारा डिक्री का निष्पादन करवाया जा सकता है? सेक्शन 38 ऑफ सीपीसी is concerned to this point, and only 2 courts are mentioned under section 38: the court which passed the decree or the court which decree is sent for execution. किस न्यायालय के द्वारा डिक्री का निष्पादन करवाया जा सकता है? 2 प्रकार के कोर्ट है। एक तो वो कोर्ट जिसने डिक्री पारित की है, वो निष्पादन करवा सकते हैं, और दूसरा ट्रांसफरी कोर्ट, वो कोर्ट जिसको डिक्री है वो भेजी गई है निष्पादन के लिए, वो अन्य न्यायालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी उसका एग्जीक्यूशन करवा सकता है। इफ बिफोर द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री जजमेंट डेटर डाइज, देयर आर 2 पार्टीज ऑफ द डिक्री. फर्स्ट पार्टी इन हुज फेवर द डिक्री इज पास is called the decree holder, and the person against whom the decree is passed is called the judgment debtor. डिक्री के 2 पक्षकार होते हैं। एक तो पहला पक्षकार जिसके पक्ष में डिक्री पारित हुई है वो क्या है, डिक्रीदार कहलाता है, और जिसके विरुद्ध डिक्री पारित हुई है वो निर्णीत ऋणी कहलाता है। डिफेंडेंट भी डिक्री होल्डर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि प्लेंटिफ ही ऑलवेज डिक्री होल्डर होगा, जो दावा लेके आया वो ही डिक्री होल्डर होगा, यह आवश्यक नहीं है। मान लो प्लेंटिफ किसी क्लेम को लेके आया, डिफेंडेंट ने उसमें सेट ऑफ और काउंटर क्लेम किया, डिफेंडेंट का क्लेम कोर्ट रिजेक्ट करता है, सॉरी प्लेंटिफ का क्लेम है वो कोर्ट रिजेक्ट करता है, और डिफेंडेंट का जो काउंटर क्लेम है उसको अलाउ करता है, देन डिफेंडेंट मे बी अ डिक्री होल्डर। वादी दावा लेके आया और उसके विरोध में प्रतिवादी जो प्रति दावा लेके आया, यदि वादी के दावे को कोर्ट मेरिट पर खारिज करता है और प्रतिवादी के प्रति दावे को अलाउ करता है, तो वहां प्रतिवादी भी डिक्री होल्डर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर केस में जो डिक्री होल्डर है वो वादी ही हो, सामान्यतः वादी ही होता है, बट अपवादित रूप में प्रतिवादी भी, जिसके फेवर में डिक्री पारित कर रहा है, जिसको कोर्ट रिलीफ दे रहा है, न्यायालय अंतिम रूप से उस केस को सुनकर जिसके पक्ष में अनुतोष है वो प्रदत्त कर रहा है, वो पार्टी कौन है, वो डिक्री होल्डर, वो प्लेंटिफ भी हो सकता है और वो डिफेंडेंट भी हो सकता है। और जिसके अगेंस्ट डिक्री पारित की जा रही है, जिसके अगेंस्ट रिलीफ दिया जा रहा है, वो क्या है, वो जजमेंट डेटर है, वो निर्णीत ऋणी है। तो जिसके खिलाफ डिक्री पारित हुई उसके खिलाफ डिक्री की पूर्ण रूप से तुष्टि होने से पहले, पूर्ण रूप से निष्पादन होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाए। इफ द जजमेंट डेटर डाइज बिफोर द फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री, whether decree may be executed against the legal representative of the judgment debtor? Yes. If the judgment debtor dies before the full satisfaction of the decree may be executed against the legal representative of the such deceased judgment debtor if the application is filed by the decree holder under section 50 of the CPC. यदि निर्णीत ऋणी की उसके विरुद्ध डिक्री की पूर्ण रूप से तुष्टि होने से पहले मृत्यु हो जाती है, क्या ऐसी डिक्री का निष्पादन उस मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध हो सकता है? यस,
हो सकता है। धारा 50 सीपीसी आप पढ़ोगे तो उसमें एक्सप्रेस रूप से आपको प्रोविजन पढ़ने को मिलेगा कि डिक्रीदार के आवेदन पर कोर्ट है उस मृत निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध निष्पादन का आदेश दे सकता है। एंड व्हाट टाइप ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव? ओनली अ लिमिटेड लायबिलिटी, नॉट एब्सोल्यूट लायबिलिटी। उन विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व है वो कैसा होगा? सीमित दायित्व है उनका। जिस एक्सटेंट तक प्रॉपर्टी उस डिसीज जजमेंट डेटर से उनको प्राप्त हुई है, इन हैंड आई है, पोजेशन में आई है, इनहेरिटेंस एटसेट्रा से मिली है उनको, उस एक्सटेंट तक ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उस डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल या लायबल है वो होगी। आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। आगे पढ़ेंगे सीपीसी, कम से कम 2 महीने लगेंगे पढ़ने में, जब भी पढ़ेंगे तब, तो उस समय ये सारी बातें वो क्लियर होगी। कुछ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है मैंने आपको सीपीसी में। वैसे सीपीसी अलग तरीके से पढ़ाता हूँ, बट आज थोड़ा सा मैंने उसका मैनर है वो चेंज किया कि उन सारी बातों को, जो हिस्ट्री वाली बातें, साहब पहली बार सीपीसी कब बनी, उसके बाद कब सब्सटीट्यूट हुई, कितनी शेड्यूल्स थी ओरिजिनल सीपीसी के अंदर, ये सेक्शंस कितने हैं, ऑर्डर्स कितने हैं, क्या डिफरेंस है सेक्शंस और ऑर्डर्स के अंदर, कौन कौन से सेक्शंस और ऑर्डर्स एक साथ पढ़े जाए, एटसेट्रा। जो ट्रेडिशनल जो तरीका है पढ़ाने का उसको हटके थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की है कि ये सारी जो बातें हैं ये आपको आगामी जो क्लासेज है उसके अंदर पढ़नी है, और ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू ऑल स्टेजेस के लिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको इन डिस्कस किए गए जो सीपीसी के प्रोविजंस या टॉपिक्स है, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में से अब वो बताएं स्टूडेंट्स। और 11:30 से आपकी नेक्स्ट है वो क्लास है हिंदी ग्रामर की, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे है वो क्लास ले रहे हैं। सहदेव सर की है वो क्लास है, तो उसके लिए आप है वो तैयार रहें 11:30 पे। यस, कोई डाउट हो तो बताएं आप लोग। सर सेक्शन 50, sorry to say sir, can I say? Section 50 of CPC. Yes sir. 50 is very simple. The person against whom the decree is passed, he dies before the execution of the decree. Decree may be executed against the legal representative of the that deceased person. The very simple provision. जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित हुई है और उससे पैसों की रिकवरी होने से पहले, उससे प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने से पहले यदि उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उस डिक्री का निष्पादन उस मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध हो सकता है। वो पैसों की वसूली उनके विधिक प्रतिनिधियों से हो सकती है, प्रॉपर्टी का पोजेशन उसके विधिक प्रतिनिधियों से लिया जा सकता है, इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह करने से उनके विधिक प्रतिनिधियों को रोका जा सकता है। जो कुछ भी रिलीफ दिया गया था वो रिलीफ है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट भी है वो क्लेम किया जा सकता है या उनसे है वो प्राप्त किया जा सकता है।